नाज़रीन, जंग इंतहाई खौफनाक मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। हमने आपको रिपोर्ट किया था कि हर गुजरते दिन के साथ यह जंग और ज्यादा बेरहम होती चली जाएगी और इसका आगाज ही इंतहाई बेरहम अंदाज में हुआ है और यह हर गुजरते दिन के साथ और रीजन्स को और कंट्रीज को और एंटिटीज और पार्टीज को इसमें ड्रैग भी करती चली जाएगी और इसके जो होने वाले इवेंट्स हैं वो इंतहाई खौफनाक होंगे, वो इंतहाई बेरहम होंगे। अब जनाब अली, ईरान के जो वाटर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर अटैक हुआ, तो ईरान ने ऑयल रिफाइनरी को जो है वो अटैक किया जवाब के अंदर। और अब जो है वो बहरेन से ये खबर सामने आ रही है कि बहरेन में जो उनका वाटर प्लांट है वहां पर डैमेज हुआ है। अब इसको क्या बरह रास्त निशाना बनाया गया है या कोई मलबा उसके ऊपर आकर गिरा है, लेकिन बहरेन का जो वाटर प्लांट है, डिसैलिनेशन प्लांट है, वो डैमेज हुआ है। बहरेन के टोटल 5 बड़े वाटर प्लांट्स हैं और जो तमाम गल्फ रियासतें हैं इसके हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि इनका जो सारा इन्हिसार है वो इस डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर है और क्योंकि कोई झील नहीं है, कोई और अभी ज़राए नहीं है, तो पूरे मुल्क का जो पानी है वो इन्हीं प्लांट्स के जरिए आता है और जो जखीरा है वो 4 से 5 दिनों का है। तो अगर ये टारगेट हो जाते हैं और ये इंतहाई सॉफ्ट टारगेट है ना, ये कोई मिलिट्री बेस तो नहीं, अब तो वैसे मिलिट्री बेसिस भी हिट हो रही हैं, तो ये तो वाटर प्लांट्स है, यहां पर कोई एयर डिफेंस नसब नहीं है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। तो अगर ये हिट हो जाते हैं तो मुल्क इंतहाई मुश्किल तरीन क्राइसिस के अंदर चला जाएगा और इस वक्त यानी पहला वाटर प्लांट गल्फ रियासतों के अंदर जब वो डैमेज हुआ है। अच्छा, एक अजीब सी आप बात देखिए, अजीब सी ये बात है कि गजा में हम स्टारवेशन देख रहे थे, हम प्यास से लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, गजा के लोगों के ऊपर पानी बंद किया गया, खुराक बंद की गई, खाना बंद किया गया। तो अब आप देखिए कि वही सिनेरियो बाकी रीजन में हमें नजर आ रही है, यानी जो क्राइसिस हमने वहां पर देखा है वो अब रीजन में हमें नजर आ रहा है कि वाटर क्राइसिस हम देख रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पहले गजा के अंदर हमने ये देखा है और अब ये जो फसाद यहां पर शुरू किया गया है उसके बाद इसके असरात में बहुत कुछ ऐसा निकलकर जब सामने आ रहा है, तो गजा में इसको ना रोकना, इसका नतीजा यह है कि दुनिया रीजन के अंदर ऐसे क्राइसिस पैदा हो रहे हैं और अगर रीजन के अंदर दुनिया ने इस क्राइसिस को ना रोका तो फिर ऐसे ही इवेंट्स बाकी दुनिया में हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और जो ओनली ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो क्रेजी और डेंजरस रिलीजियस आइडियोलॉजीज के तहत इस पूरे रीजन को जो है वो अपनी लिपेट में ले चुका है तबाही की, उसको रोकना चाहिए। और ईरान ने बहुत बड़े हमले लॉन्च किए हैं गल्फ में, अमेरिकी जो असासे हैं, अमेरिकी जो बेसिस हैं और इसके साथ साथ जब इसराइल पर हमले जो लॉन्च किए गए हैं। यूई के ऊपर ईरान का सबसे बड़ा हमला लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक है जो ईरान ने यूई के ऊपर किया है और यह हैरान कुन अटैक है। 16 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूई के ऊपर लॉन्च किए गए हैं, 100 से ज्यादा ड्रोन्स हैं जो यूई के ऊपर एक साथ लॉन्च किए गए। आप जरा अंदाजा करें, दिस इज अनबिलीवेबल अटैक, अनप्रेसिडेंटेड अटैक, चूंकि ऑलरेडी यूई सबसे ज्यादा अंडर अटैक आया, 1000 ज्यादा ड्रोन्स उनके ऊपर जो फायर किए गए, सबसे ज्यादा यूएई ही सबसे अंडर अटैक आया और अब उसके ऊपर एक और इतना बड़ा हमला, 100 से ज्यादा ड्रोन्स और पूरे यूएई में जगह जगह इंटरसेप्शन हो रही है जिसके नतीजे में धमाके की जो आवाजें हैं वो जगह जगह पर गूंज रही हैं और जाहिर है कि बहुत सारे ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए भी आगे पहुंचे हैं। अच्छा, ईरान को यह पता है कि किसके पास कितने इंटरसेप्टर हैं, उनके पास एक एस्टीमेट मौजूद है, तो उनको पता है कि वो किस पर कितने मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर रहे हैं और उसके नतीजे में उनका कितना इंटरसेप्टर का स्टॉक पाइल जो वो खत्म हो रहा है और उसके बाद फिर उनको क्या करना है। तो ये इस तनाजुर में, इस कैलकुलेशन के साथ ईरान जब वो अटैक कर रहा है, तो अब ये जो आज उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है तो दैट मींस कि इनका एक मेजर हिस्सा जो है वो स्टॉक पाइल का वो फारिग हो जाएगा। मेजर हिस्सा, ये 100 से ज्यादा ड्रोन और 16 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। बात कात एक प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 2-2 मिसाइल भी फायर करना पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है। नेतन्याहू और यूएई के जो सदर हैं उनका आपस में राब्ता हुआ, नेतन्याहू ने कॉल की है, हजारों इसराइली जब वो यूएई में खासतौर पर दुबई में फंसे हुए हैं, तो आपको पता है मुसाद और ये सारा काफी ज्यादा इनके बिजनेसेस और ये पूरी तरह से एक्टिव हैं, तो नेतन्याहू ने कॉल की है और हजारों इसराइली वहां पर फंसे हुए हैं और नेतन्याहू की जानिब से एक दो ज़ाहिर सारी सूरत हाल को डिस्कस किया गया और दूसरा ये कहा गया कि उनको फौरी तौर पर जब इसराइल भेजा जाए। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एमिरेट्स जो है वो फिर रवाना हो रही है और हो चुकी है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन राब्ता हुआ मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो डिस्कशन हुई है। अच्छा, अब आप देखिए कि गल्फ रियासतें जो है वो एक और उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो रहा है, वो ये है कि दुनिया भर के बिजनेसेस वहां पर हैं, तो जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो इस वक्त बहुत परेशानी में है कि उनका बिजनेस जो है वो डैमेज हो सकता है, उस पर कोई मिसाइल ड्रोन गिर सकता है, फिर उनको ये भी खतरा है कि यहां पर कोई अनरेस्ट पैदा हो सकता है। तो जो पॉलिटिकल वायलेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस है वो उन्होंने हासिल करना शुरू कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर ये जो बिजनेसेस हैं ये इंश्योरेंसेस हासिल कर रहे हैं कि खतरा यह है कि कोई मिसाइल ड्रोन गिर जाएगा और सबसे ज्यादा उनको यह खतरा है कि पॉलिटिकल वायलेंस के नतीजे में, यानी अनरेस्ट के नतीजे में, प्रोटेस्ट के नतीजे में, ये बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है।
यानी यह भी खतरा महसूस किया जा रहा है कि यहां पर कोई मुजाहरे शुरू हो जाएं, यहां पर कोई इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस जब वो हो जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक बात होगी। तो ये आज एक नई रिपोर्ट है कि गल्फ में जो बिजनेसेस हैं उनका इस हद तक जब वो पैनिक है, और वो इतनी ज्यादा इंश्योरेंस, हर बिजनेस जब वो इंश्योरेंस हासिल कर रहा है और उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर जब वो दे रहा है। ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसने ये कहा है कि हमारे हमले जारी रहेंगे अमेरिकी बेसिस के ऊपर। ये मतलब देखें, जो असल इस वक्त ईरान में असल पावर किसके पास है? ईरान में असल पावर जो वो आईआरजीसी के पास है। सदर से भी ज्यादा पावर जो आईआरजीसी के पास है। हालत जंग है ना, तो असल पावर उनके पास है। लेकिन जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज में तो उसमें देखें तो वो तो सदर के पास है ना इस वक्त। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो पावर आईआरजीसी के पास है। आईआरजीसी ये कह रहा है कि हमारे जो हमले जारी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा एस्टीमेट लगाते थे कि हमारे पास इतने मिसाइल हैं और हमारे पास इतने मिसाइल हैं, तो तुम जरा गिनती शुरू करो और तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने मिसाइल हैं। इधर से हमारे मिसाइल आ रहे हैं और तुम गिनते चले जाओ कि हमारे पास कितने हैं, और तुम्हारी सारी कैलकुलेशन जब उल्टी पड़ जाएंगी। ईरान से खबर यह है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया है और सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो गया है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अनाउंस नहीं किया जाएगा, यानी कौन है सुप्रीम लीडर के जो बेटे हैं उनके हवाले से ज्यादा खबरें हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इंतखाब कर दिया गया है लेकिन अनाउंस नहीं किया जाएगा। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अनाउंस कर दिया जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कुछ घंटों के अंदर। लेकिन सिलेक्ट हो गया। इजराइल ने ये धमकी लगाई थी कि जहां पर ये असेंबली बैठेगी, काउंसिल बैठेगी, उसको हम निशाना बनाएंगे। तो आप इनकी बदमाशी का आलम देखें, ये बिल्कुल एक बदमाश है और इनका इसके सिवा कोई काम नहीं है असैसिनेशन करने के। तो अब जनाब अली इंतखाब हो गया। ईरान के लिए जरूरी यह है कि वो अपने जो नए लीडर हैं उनको बचा के रखे एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिका और इजराइल धमकी लगा रहे हैं कि जो भी नया लीडर आएगा उसको भी वो निशाना बनाएंगे। अच्छा, मे भी वो निशाना बनाए और उसमें वो अटैक करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर ईरान नया लीडर ले आएगा। रेजिस्टेंस किसी सूरत रुकेगी नहीं अगर नई लीडरशिप निशाना बन जाती है, उसके बाद नई लीडरशिप निशाना बन जाती है। इससे एक तो अमेरिका के इल्जाम वाजे हो रहे हैं कि वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। भाई एक स्टेबल कंट्री वो चाहते ही नहीं है कि ये लीडरशिप निशाना बनाएंगे, उसके बाद भी निशाना बनाएंगे, उसके बाद भी निशाना बनाएंगे। इस सबके बावजूद ईरान की रेजिस्टेंस जारी रहेगी। लेकिन फिर भी उनको जो मौजूदा लीडर आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वो उनके पास हो। तो ये उनके लिए काफी जरूरी होगा। और ईरान के अंदर जो जासूस फैले हुए हैं ये उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। और एक बात जरूर ध्यान में रखें कि ओआईसी के किसी भी मुल्क को सीआईए, मुसाद, यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी अगर वो निशाने पर ले लें तो वो ऐसे ही घुस जाएंगी जैसे वो ईरान में घुसी हुई हैं। कोई ओआईसी मुल्क जब वो अपनी प्रोटेक्शन जब वो नहीं कर सकता है इन तमाम बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ। तो ईरान तो कई दहाइयों से लड़ रहा है और उस सब के बावजूद उसने सर्वाइव किया और इतना बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुआ है, तो ये उसको क्रेडिट जाता है। बहरहाल फिर भी उसको काम करने की जरूरत है। और ये जो असैसिनेशंस होती हैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से होती हैं। जो ऑन ग्राउंड एजेंट्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल फायर किया और उसके अंदर इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। हिजबुल्लाह जो है वो अपने हमलों को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाती चली जा रही है, मुसलसल एस्केलेट करती चली जा रही है। इजराइल ने यह कंफर्म किया है कि उनकी कैजुअलिटीज पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से हुई हैं। और अब ताजा तरीन हमले के अंदर एक एंटी टैंक मिसाइल जो फायर किया गया है। ट्रंप जो है वो शदीद दबाव में है। बहुत सारे हवालों से हमने आपको इकोनॉमी का बता दिया, हमने आपको स्टॉक मार्केट का बता दिया, ऑयल प्राइसेस जब वो ऊपर जा रही हैं। खुद रिपब्लिकन पार्टी जो है वो शदीद दबाव डाल रही है कि भाई हमने तो आगे इलेक्शन लड़ना है, हम क्या जाकर जवाब देंगे। इसी के साथ जो मागा है वो भी प्रेशर डाल रही है। और मीडिया जो है जिसने दहाइयों तक प्रोपेगेंडा किया है कि ये जंग होनी चाहिए, दहाइयों तक प्रोपेगेंडा किया है, वही मीडिया इस वक्त ट्रंप को जो है वो आड़े हाथों ले रहा है। और वहां पर ये मुसलसल डिबेट हो रही है कि हमें यह भी नहीं पता कि हमने ये जंग शुरू क्यों की है। वी डू नॉट हैव अ सिंगल रीजन जो हमें बताए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने इस वजह से जंग शुरू की। आगाज ह्यूमन राइट से हुआ, फिर न्यूक्लियर, फिर बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर जनाब अली ये हुआ कि जो ऑयल और गैस है वो हमने लेना है। तो हमारे पास कोई एक सिंगल रीजन ही नहीं है कि जो कैटेगोरिकली बताया जा सके कि इस वजह से हमने जंग शुरू की। और भाई वजह क्या है? इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, झूठे थे। वजह तो थी ना भाई, ये एक वजह है। ईरान में वजह क्या है? तो और जो वहां पर शिकस्त बढ़ती चली जाएगी, अगर इराक में भी इनको पहले शुरू में ही इनको शिकस्त का सामना हो जाता तो ये वहां पर फौरी जो मुखालफत है वो शुरू हो जाना थी। तो पहले से ही इस जंग का कोई जवाब मौजूद नहीं है। ऊपर से जो डिफीट बढ़ती चली जाएगी, नुकसान बढ़ता चला जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ईरान 9 दिन के अंदर ऑयल प्राइसेस को 100 के करीब ले गया। और जो ही अगला वीक शुरू होगा आप देखेंगे, कल से जब मार्केट वहां पर ओपन होगी तो फिर आप देखिएगा कैसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट जब गिरेगी। तो उसके बाद शदीद झटका जब वहां पर लगने जा रहा है। और ऑयल जो है कतर ने इन्फॉर्म किया था, वॉर्न किया था 3 दिन पहले कि ये $150 तक चला जाएगा। अब ये $100 तक पहुंच गया है, तो कितनी देर मतलब ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 दिन के अंदर ईरान कामयाबी के साथ ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले गया।
अच्छा, स्टीव विटकॉफ थोड़ी देर पहले क्या कह रहा है? कह रहा है जी ईरान के पास अभी भी मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, और अगर वो अपनी हठधर्मी छोड़ दें और सही बात करने लग जाएं तो उनके साथ अभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन जब वो बशार अल असद को भी दिया गया था, ये ऑप्शन जब वो सद्दाम हुसैन को भी दिया गया था। जब सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक के ऊपर हमले शुरू हो गए थे तो 9वें दिन ये कहा जा रहा था कि सद्दाम हुसैन अगर मुज़ाकरात का ऑप्शन उसके पास मौजूद है तो मुज़ाकरात, अमेरिका मुज़ाकरात करता है, जिसके मुज़ाकरात शुरू ही बमबारी से होते हैं वो मुज़ाकरात करता है। तो दैट मीन्स कि जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, इसका मतलब यह है कि फिर कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है और उनके मकासद जब उस तरह से अचीव नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, अब जरा हेडलाइंस देखिए और ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि इन द ईरान वॉर वाटर कुड डिसाइड द मिडिल ईस्ट फेट। मिडिल ईस्ट का जो मुस्तकबिल है वो शायद मिसाइल तय नहीं करेंगे, वो जेट्स तय नहीं करेंगे, वो ऑयल तय नहीं करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट का जो मुस्तकबिल है वो वाटर डिसाइड करेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ब्लूमबर्ग किस तरफ इशारा कर रहा है? ये सारे इसी वाटर की तरफ जो इशारा कर रहा है। वाटर जो है ना बड़ा ये मेजर मसला बन गया है। तो मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल वाटर के ऊपर खड़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग ऑयल, अस्करी ताकत, ये वो नहीं जो है वाटर के ऊपर। तो अब बहरीन के अंदर ये वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट है वो हिट हुआ है। और देखें ईरान के अंदर 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 1300 से ज्यादा उनकी शहादतें हो चुकी हैं। मुसलसल खौफनाक बमबारी जब उनके ऊपर जारी है। कल उन्होंने कहा कि हम हमले रोकेंगे, तो ट्रम्प ने कहा ये देखो शिकस्त खा गए हैं, और उसके बाद खौफनाक बमबारी ईरान के ऊपर शुरू कर दी। सो ईरान को पहले गुस्सा है कि जो उस पर अटैक किया गया, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। 10,000 से ज्यादा लोग उनके जख्मी हो चुके हैं। अब ये मजूर हो चुके होंगे, मतलब जख्मी है तो कितने सर्वाइव करेंगे। और जख्मी बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो मजूर हो जाते हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं है। 10,000 और 1300 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो ईरान में शदीद गुस्सा है। ईरान के लिए कोई रेड लाइन्स नहीं है। इस सब के बावजूद उन्होंने कल कहा कि हम हमले रोकेंगे, और उसके बाद फिर ईरान को क्या सिला दिया गया, ऊपर से डिफीट हो गई या फलां हो गया। तो इसलिए ईरान में गुस्सा बढ़ा है, और वो अब जो है ना मामला ज्यादा खराबी की तरफ जब जा रहे हैं। यूएई में 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स ईरान ने एक साथ फायर किए। ये बहुत बहुत बड़ा वाकया है। और नेतन्याहू स्पोक टू यूएई प्रेसिडेंट फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ ईरान वॉर। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने जब डिस्कस की है। अब ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो क्या कह रहा है? ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर ये कह रहा है कि हमारे ये जानना चाहते थे ना कि हमारे पास नंबर ऑफ मिसाइल्स कितने हैं, तो गिनती स्टार्ट करो और हम यहां से मिसाइल भेजेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे पास कितने हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत मिसाइल्स हैं, बहुत मिसाइल्स हैं, तुम्हारी गिनती खत्म होने वाली है। और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं इनका तमाम जो इक्विपमेंट है वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे और मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाएंगे, और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये पछताने पर मजबूर हो जाएं, यानी हमारे हमले मुसलसल होते रहेंगे और ये पछताएंगे जो उन्होंने हमला किया। तो ये उनका ताकत का मरकज है, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर आईआरजीसी का, जहां से पूरी जंग मैनेज हो रही है। तो ये वो स्टेटमेंट दे रहा है, यानी आगे जंग कैसे होनी है वो ये बताएगा। तो उन्होंने कहा कि आवर इक्विपमेंट्स और जो वेपन्स हैं वो पहले से भी ज्यादा एडवांस बन गए हैं, और वो ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो बहुत ज्यादा तबाही जब मचा सकते हैं। हमारे जो एडवांस वेपन्स हैं उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान हैज नॉट एंड विल नॉट सबमिट टू बुलिंग इनजस्टिस। ना हमने सरेंडर किया है बदमाशी को और नाइंसाफी को और जुल्म को, ना हम जब सरेंडर करेंगे। अली लहरीजानी ने कहा है कि जो हमारी मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल अनटैप्ड हैं, और दुश्मन जब वो विल पे द प्राइस, यानी हमारी जो ताकत है वो डैमेज नहीं हुई है। ये जो बमबारी कर रहे हैं अंडरग्राउंड, ये देखिए ईरान ने क्या किया है कि उसको पूरे ईरान के अंदर फैला दिया है अपने सारे जो वेपन्स हैं। फिर जो उनके लॉन्चर्स हैं वो 2-2 3 दिन मिसाइल फायर करते हैं, मतलब छोटे लॉन्चर्स हैं, उनको छुपाया भी आसानी के साथ जा सकता है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो बनाया भी आसानी के साथ जा सकता है। वो जो बड़े लॉन्चर होते हैं जो एक साथ 50-50 फायर कर सकते हैं, उसकी बजाय उन्होंने छोटे लॉन्चर्स बनाए। ये बाकायदा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि इसको ज्यादा फैलाया जा सके। और वो छोटे से लॉन्चर जो 2 से 3 मिसाइल फायर कर सकता है वो कितने होंगे, और उस एक एक को ढूंढ कर तबाह करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ईरान इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई और मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए हैं पूरे ईरान के अंदर जो डिसेंट्रलाइज होकर ये जंग लड़ रहे हैं। तो इसी दरमियान आईआरजीसी ने कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन सर्विलेंस और जो इंटरसेप्शन सिस्टम है वो नो लॉन्गर इज ऑपरेशनल, उसको हमने बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रॉय कर दिया है। गल्फ बिजनेसेस जो हैं दे बाय पॉलिटिकल वायलेंस इंश्योरेंस अमिड यूएस वॉर ऑन ईरान। अच्छा, इसके अंदर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइंस, बंदरगाहें, होटल्स, ये सब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंश्योरेंस लेने के लिए इस वक्त इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे जो बड़ा रिस्क है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मिसाइल ड्रोन्स और सिविल अनरेस्ट।
ये इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं, यानी ये चीज अब बाकायदा हो रही है, वो जाकर इंश्योरेंसेस ले रहे हैं और खतरा क्या बता रहे हैं, मिसाइल ड्रोन्स की तो समझ आती है, ये गल्फ रियासतों में सिविल अनरेस्ट कहां से आ गया, ये इंतहाई खौफनाक बात है। गल्फ को प्रेशराइज वो कर रहे हैं, उनको मजीद करना चाहिए कि जंग जब रोकी जाए, क्योंकि इस बात को हम जरा कनेक्ट करें, जो प्रोफेसर मरांदी है ईरान के, ये मतलब सबसे बड़े थिंक टैंक हैं, आप इनको जानते हैं, इनके तज्जिया हमने पहले भी आपके सामने रखे हैं। ये जो इंश्योरेंसेस सिविल अनरेस्ट, तो इसको जरा इनकी बात के साथ कनेक्ट करें। ये कह रहे हैं, अच्छा ये 2015 में जो डील हुई थी न्यूक्लियर, उसमें उस कमेटी का हिस्सा थे ये, यानी बहुत सीनियर, आप इनके बारे में जानते भी होंगे। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये जंग जारी रही तो गल्फ रियासतों के लिए सस्टेन करना जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहां पर जो मोनार्कीज हैं उनके लिए बड़ी ट्रबल पैदा हो जाएगी। और एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट और खबर दी है, वो कह रहे हैं कि ईरान में यह तैयारी हो रही है कि मिड टर्म इलेक्शन तक, ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन तक जब इस जंग को घसीटा जाए, मतलब जंग को जारी रखा जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए, उधर से बमबारी होगी तो आगे से अपना जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल जारी रखा जाएगा और मिड टर्म इलेक्शन तक इस जंग को ले जाया जाएगा और अमेरिका को यह रीजन छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल इसका किस्सा ही खत्म किया जाए। और जितनी ज्यादा ये जंग शिद्दत इख्तियार करेगी और लंबी होती चली जाएगी तो उतने ही ज्यादा जो अमेरिकी एलाइज हैं वो मुश्किल में जब पड़ते चले जाएंगे, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। और ये जो सारी रियासतें हैं जाहिर है ये मोनार्कीज हैं और खानदानी बादशाहते हैं, तो इनके लिए सर्वाइव करना जो बड़ा मुश्किल हो सकता है और ये इन ममालिक को पता है।